अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लागा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो नए सत्र का 2025-26 बैच लेकर हाजिर हैं आपके लिए। अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अभी तो हमने क्या किया, शुरुआत किया। अभी तो 3 ही लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, अभी तो पूरी बुक ही बाकी है। तो इसलिए क्या हुए, आज से ही हमारे साथ लग जाइए। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में है, सारे सिलेबस लगभग क्या सेम है। हमने बस बताया था कि बिहार बोर्ड का थोड़ा सा 1-2 चैप्टर क्या एक्स्ट्रा है, बाकी सारे बोर्ड के क्या क्वेश्चन जो भी सब कुछ क्या सेम ही है। तो एकदम शानदार तरीके से हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किया। तो इन तीनों लेक्चर को जाकर प्ले लिस्ट में पहले देखिए, उसके बाद इस चौथे लेक्चर पर आइए, क्योंकि हमने एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किया है, वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से। हम आपको हर चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ रही है उसको वहाँ पर समझाया जा रहा है। तो आप लोग सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या हो सके, जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं, जा पाते हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि हम अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे और कूलाम के नियम का सदिश रूप एकदम डिटेल के साथ इस नियम को, कूलाम के सदिश नियम को करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर तो करेंगे नहीं। तो कम से कम जब फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो फ्री, सब कुछ फ्री है यहाँ पर, सब कुछ फ्री आपको। आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए कि पिछले साल हमने जो पढ़ाया था बोर्ड एग्जाम में आया था कि नहीं। कहीं से पेपर ले लीजिए, हमने पेपर का स्क्रीनशॉट भी क्या किया, शेयर किया है, और क्लास का भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें से सीधे एक, मैंने आधे घंटे या 45 मिनट का एक क्लास लिया था, उसमें से सारे क्वेश्चन वही आए थे। बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन छप गए थे। तो आप एक बार प्लीज़ विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर देखिए क्या पढ़ाया गया था और क्या आया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक कूलाम आवेश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी हमारा क्यू का मान दे दिया कितना, 1 कूलाम। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते जाइए। और इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो एन का मान यहाँ से पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो क्यू का मान हमारा 1 है और एन का मान पूछ रहा है, और ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19। तो हमारा एन का मान हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो हमारा, और एक जीरो यहाँ ले लेंगे तो क्या हमारा 18 हो जाएगा, यानी 100/16 गुणे 10 का पावर 18। 1 से क्या हो, 1 जीरो बढ़ गया, और ये हमारे क्या किया, 19 होता ऊपर जाता तो हमने क्या 1 जीरो ले लिया, 18 कर दिया। तो 16 छक्का 96 यानी 6.25 गुणे 10 का पावर कितना आ जाएगा, 18। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा एन का मान। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एकदम शानदार से सेशन की तरफ। कह रहा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, हमारे कोई निकाय है, कई सारे आवेशों से मिलकर बना होगा। कोई भी निकाय है क्या होगा, बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए क्या ये हमारा Q1 है, सॉरी हमारे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Qn है, यहाँ पर Q4, यहाँ पर क्या Q4 है या Q5 है। Q1, Q2, Q3, थोड़ा सीरियल से कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हमारा ये Q2 है, ये हमारा Q3 है, हमारे यहाँ Q4 है, यहाँ पर Q5 है। मतलब क्या है, ये निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं हम क्या, किसी आवेश पर हमको क्या करना है, सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल की गणना करनी है। तो ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्या, कोई निकाय है कई आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल का क्या होता है, सदिश योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। मतलब सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाए गए बलों का सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है, और यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो मान लेते हैं क्या, हमारा Q2 आवेश क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। हमारा Q2 आवेश क्या करेगा, Q1 पर, Q2 क्या करेगा, हमारा Q1 पर बल लगाएगा। तो दोनों समान प्रकृति क्या होगा, इधर Q2 Q1 पर लगाएगा, क्या दूर की तरफ लगाएगा। तो Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा,
यहाँ पर Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, और यहाँ पर Q3 क्या करेगा, Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा। एक सेकंड, Q3 भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। Q4 भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, और Q5 भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। यहाँ पर थोड़ा Q5 भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, और Qn भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। तो हमारा क्या है, हमारा Q1 है। तो Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, तो हमारा बल का मान हो जाएगा F12, 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा। तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, हमारा ये वेक्टर F12, वेक्टर F12, तो बल किस पर लग रहा है, 1 का मतलब क्या होगा, Q1, 1 का मतलब क्या हो रहा है, हम मान लेते हैं 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा, बल, 1 पर बल लग रहा है, यानी Q1 पर बल लग रहा है, Q1 पर बल लग रहा है, बल लग रहा है। किस पर बल लग रहा है, Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 आवेश बल लगा रहा है, Q2 आवेश बल लगा रहा है, Q2 आवेश बल लगा रहा है, बल लगा रहा है। किस पर, Q1 पर बल लग रहा है, और Q2 आवेश क्या कर रहा है, लगा रहा है। इसी प्रकार Q3 Q1 पर बल लगाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, F13, और Q4 Q1 पर बल लगाएगा तो क्या होगा, हमारा F14, 1 पर लग रहा है 4 के द्वारा, और F15, 1 पर 5 के द्वारा लग रहा है, और F1n, मतलब Q1 पर क्या लग रहा है, Q1 के द्वारा बल लग रहा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो आइए लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई निकाय, कोई भी निकाय क्या होता है, अन्य आवेशों, कई आवेशों से मिलकर बना होता है। कोई निकाय, कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है। कोई निकाय अनेक आवेशों, कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है। अनेक आवेशों से मिलकर, कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर, तो किसी एक आवेश पर, तो किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर, एक आवेश पर परिणामी वैद्युत बल, आवेश पर परिणामी वैद्युत बल, आवेश पर, आवेश पर परिणामी वैद्युत बल, परिणामी वैद्युत बल, आवेश पर परिणामी वैद्युत बल, वैद्युत बल, किसी एक आवेश पर परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा, वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा, अन्य वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा, अन्य आवेशों के द्वारा, आवेशों के द्वारा, अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के द्वारा, लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसके द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। माना कोई आवेश, माना कोई निकाय क्या अन्य n आवेशों से मिलकर बना है। माना कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, n आवेशों से मिलकर बना है, n आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है।
माना कोई निकाय क्या है, n आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। तो Q1 पर मान लेते हैं क्या, उसमें से एक आवेश Q1 पर क्या होगा, Q1 पर Q2 Q3 Q4, Q1 पर Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn के द्वारा लगने वाला बल, Qn के द्वारा लगने वाला बल मतलब जितने भी आवेश हैं उन सब के द्वारा लगने वाला बल, यानी हमारा क्या हो जाएगा, F1 यानी 1 पर बल लग रहा है, किस पर, Q1 यानी हमारा F1 मान लेते हैं Q1 को, जिस पर हमको बल लग रहा है, यानी 1 पर लग रहा है बल। तो किसके द्वारा लगेगा बल, F12 के द्वारा लगेगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सभी निकाय आवेशों के द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या गया, यहाँ से निकल कर आ गया कि मतलब क्या, सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल का मान हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया, अध्यारोपण का सिद्धांत शानदार तरीके से पढ़ लिया है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। मान लेते हैं दो आवेश हैं या दो पिंड हैं, मान लेते हैं क्या, दो आवेश, मान लिया क्या, इस एक पर आवेश क्या Q1 है और एक हमारा क्या Q2 आवेश है। दो पिंड हैं जिन पर आवेश क्या, एक पर Q1 आवेश है, एक पर Q2 आवेश है, और उनके बीच की दूरी क्या, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। और यदि एक का द्रव्यमान m1 हो और दूसरे का द्रव्यमान क्या हो, हमारा m2 हो, तब अब इतना हो तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच क्या होंगे, दो बल कार्य करते हैं। एक तो वैद्युत बल कार्य करेगा और एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर हटेगा नहीं, तो यहाँ लिखते हैं दो आवेशित, मतलब क्या, दो आवेशित वस्तु के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों कार्य करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। मतलब दो क्या है, आवेशित वस्तुएं हैं, दो आवेशित वस्तु हैं, उन पर क्या होंगे, दो बल क्या करेंगे, कार्य करेंगे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा और एक क्या करेगा, एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो जो हमारा क्या होगा, वैद्युत बल होगा, वह क्या होगा, कूलाम के अनुसार दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। कूलाम के अनुसार क्या होता है, दो आवेशों के बीच आवेशों के बीच क्या होगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। दो आवेशों के बीच, कूलाम के अनुसार क्या होता है, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। कूलाम के अनुसार दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। बीच वैद्युत बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। कूलाम के अनुसार क्या होता है, दो आवेशों के बीच क्या होता है, वैद्युत बल कार्य करता है। और हमारा है न्यूटन के अनुसार दो द्रव्यमानों के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन के अनुसार
न्यूटन के अनुसार दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो न्यूटन के अनुसार दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो न्यूटन के अनुसार क्या होता है, दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और कूलाम के अनुसार दो आवेशों के बीच क्या होता है, वैद्युत बल कार्य करता है। तो दो आवेशित वस्तु हैं तो उनके बीच क्या होगा, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों लगते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम इन दोनों बलों की तुलना कैसे करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर कूलाम के अनुसार मतलब दो आवेश हैं। कूलाम के अनुसार हमारे क्या दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक हमारा क्या है Q2, एक दूसरे से क्या r दूरी पर हैं। तो इनके बीच जो हमारे क्या लगने वाला क्या वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इन दोनों आवेशों के Q1 Q2 इन दोनों आवेशों के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा Fe प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, या हमारा Fe बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एक सेकंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण हमने क्या किया, कूलाम के नियम के अनुसार हमें क्या किया, विद्युत बल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब न्यूटन के अनुसार देखते हैं। तो न्यूटन के अनुसार दो द्रव्यमान हैं हमारे क्या है, m1 और m2, एक दूसरे से क्या है r दूरी पर हैं। तो इनके बीच हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों द्रव्यमानों के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा यहाँ से Fg बराबर निकल कर आ जाएगा Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर, या लिख सकते हैं Fg बराबर g m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो हमारा Fg का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ पर g क्या हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ पर हम g का मान लिख सकते हैं, g बराबर होता है 6.67 गुणे 10 का पावर माइनस 11, 6.67 गुणे 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए क्या है, जी यहाँ रहने दीजिए, क्या है Fr स्क्वायर, Fr यानी F क्या है न्यूटन, और ये क्या R क्या लंबाई क्या है मीटर स्क्वायर है किलोग्राम का स्क्वायर। तो हमारा इतना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं। नोट में लिखेंगे, सबसे पहले नोट पॉइंट में लिखते हैं Fg बराबर होता है क्या, Fg बराबर हमने निकाला क्या, Fg बराबर होता है g m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ से g का मान निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, Fr स्क्वायर बटे m1 m2। तो यहाँ से g का मात्रक हो जाएगा कितना, न्यूटन
इसका मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारे क्या है, ये फार्मूला हमारा, ये हमारा क्या है, यहाँ से आसानी से हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसका तुलना करते हैं। ये अभी तो हमने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल और हमने वैद्युत बल को लिख लिया। अब आइए कंपैरिजन करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही क्या है, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यहाँ पर देखिए क्या आर स्क्वायर, यहाँ भाई आर स्क्वायर, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो आइए लिखते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही दूरी के वर्ग, व्युत्क्रम नियम का, दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। फिर अगला है हमारा वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। जो वैद्युत बल है क्या होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण व वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, दोनों प्रकृति का हो सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला पॉइंट है वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत बल क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच कौन सा माध्यम रखा है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों द्रव्यमानों के बीच कोई भी माध्यम है उससे निर्भर नहीं करता है। तो वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल
लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। तो हमारा वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब नोट में लिख सकते हैं, छोटा सा नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, दो प्रोटॉनों के बीच जो हमारा क्या है वैद्युत बल बीच F ही 10⁻36 इंटू Fg, मतलब क्या, दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला क्या है वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है 36 गुना होता है, 10⁻36 गुना होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो क्या होता है वैद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻43 गुना होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आइए एक और पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट एक और लिखते हैं। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है, है। जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब पहुँच चुके हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक की तरफ। ये आपके एग्जाम में 1 से 2% चांस होता है कि पूछता नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना जानना जरूरी होता है। कहेंगे कि आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया, लग रहा कठिन था, लग रहा आपको आ नहीं रहा था। तो कह रहा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले इसको बेसिक को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या, हमने दो आवेश ले लिया Q1 और Q2। ये दोनों को हमने क्या किया, धनावेशित दो आवेश ले लिया हमने, क्या धनावेशित दो आवेश हमने ले लिया। दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे से कितने दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर है, एक दूसरे से क्या है, ये r दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। Q2 क्या करेगा, यहाँ पर Q1 पर बल लगाएगा और Q2 पर Q1 बल लगाएगा। तो क्या होंगे, ये दोनों दूर की तरफ लगाएंगे तो इन पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये दोनों क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि दोनों अब क्या करें, दोनों यदि क्या करें, हम दोनों विपरीत, एक धनावेशित ले लेते हैं और एक हमारा ऋणावेशित ले लेते हैं। एक धनावेशित है और एक हमारा क्या ऋणावेशित है। तो जो हमारा क्या करेगा, यहाँ पर धनावेशित ले लेते हैं और एक ऋणावेशित ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बल लगेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा ये हमारा क्या है, ये हमारा Q1 है। तो Q1 द्वारा Q2 पर लगेगा, क्या होगा, यहाँ पर इधर की तरफ बल लगेगा और Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा तो उधर की तरफ लगेगा। तो दोनों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के आकर्षण का प्रकृति का बल लगेगा।
तो हम जानते हैं हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। दोनों आवेशों के गुणनफल और जो हमारा विद्युत बल क्या है, कूलाम बल है, तो इतना ही लगता है। तो हमारा F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कितना, Q1 Q2/r²। तो हमारा F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2/r²। यदि इसको लिख सकते हैं, K का मान हम लिखेंगे, F बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो ये तो हमने क्या किया, पीछे पढ़ा है, ये तो आपको पता ही था। तो अब आइए हम सदिश निरूपण करने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बल लगेगा, इसको तो हमने भूल ही गए। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि हम क्या करना, वेक्टर फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं, मान लीजिए हमने ए को वेक्टर रूप में लिखा है, तो हमें वेक्टर में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, परिमाण के साथ दिशा भी चाहिए। तो यदि वेक्टर ए को क्या लिखना है, हमको परिमाण और दिशा के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे ए कैप, जहाँ ए हमारा क्या परिमाण है, ये हमारा क्या परिमाण है। यदि हम लिख रहे हैं 5 मीटर, हमने लिखा 5 मीटर, तो हमारा क्या हो गया, ये 5 मीटर परिमाण है, लेकिन लिख दिए क्या, पूरब, 5 मीटर पूरब। तो 5 मीटर क्या होगा, पूरब, यानी पूरब हमारी क्या हो गई, दिशा हो गई। तो हमारा 5 मीटर क्या परिमाण है, लेकिन क्या होगा, हमारा पूरब क्या हो गई, दिशा हो गई। तो अब यहाँ पे परिमाण है और हमारा क्या, ए कैप हमारा क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश। यह क्या करा, वेक्टर की दिशा को बताता है, वेक्टर की यानी सदिश की दिशा को बताता है, वेक्टर की दिशा को बताता है, एकांक सदिश क्या कहता है, वेक्टर की दिशा को बताता है, तो हम अब क्या करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, उस कूलाम बल को लिखेंगे सदिश रूप में, तो F वेक्टर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² इंटू r कैप। तो ये तो हमने क्या किया, सदिश रूप में लिख दिया। तो अभी तो हम ये क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिक चीज़ को समझ रहे हैं। तो अब आइए आगे थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। तो मान लीजिए क्या, दो आवेश हमने क्या ले लिए, Q1 और Q2 ले लिए, तो दोनों क्या समान प्रकृति के हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर हैं, r दूरी पर हैं। तो हम जानते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर बल लगा रहा है, यहाँ पर Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर बल लगा रहा है। तो यहाँ पर यदि क्या है, Q1 Q2 पर बल लगाए तब, तो Q1 पर क्या हो रहा है, Q2 के द्वारा बल लग रहा है, तो हमारा बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर Q2 के द्वारा क्या रहा है, Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है, तो हमारा क्या रहेगा, वेक्टर F12, तो वेक्टर F12। तो हमारा यहाँ पर इसकी दिशा क्या आ जाएगी, Q2 से Q1 की तरफ क्या लगा, बल लग रहा है, तो यानी Q2 से Q1 की तरफ, तो हमारा हो जाएगा R21। ये हमारा क्या होगा, वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और हमारा क्या, इनके बीच की दूरी क्या है, हमारा R21 वेक्टर है। तो यहाँ पर हमारा F12 का मतलब क्या है, 1 पर 2 के कारण क्या लग रहा है, दूसरे आवेश यानी 2, यानी दूसरे आवेश द्वारा बल, दूसरे आवेश ने क्या किया, बल लगाया है, दूसरे आवेश ने बल लगाया है, पहले आवेश पर क्या कर रहा है, पहले आवेश पर बल लगा है, पहले आवेश पर क्या हुआ, बल लगा है, पहले आवेश पर बल लगा है। अलग अलग बुक में क्या होता है, अलग अलग तरीके से दिया है, तो आप जिस तरह से लगा रहे हैं आप उसी तरह से क्या कीजिए, लिखते जाइए। तो यहाँ पर R21, हमारा जो R21 है, वेक्टर R21 हमारा क्या Q2 से Q1 की ओर सदिश है,
जो हमारा R21 है Q2 से Q1 की ओर सदिश है, Q2 से Q1 की ओर सदिश, Q2 से Q1 की ओर क्या सदिश है, Q2 से Q1 की ओर क्या सदिश है, Q2 से Q1 की ओर क्या सदिश है। और हमारा R21 कैप, जो हमारा R21 कैप है यह R21 का एकांक सदिश है। वेक्टर R21 का क्या है हमारा एकांक, R21 का एकांक सदिश है, का एकांक सदिश है। तो हमारा F12 यहाँ पर हमारा बल का मान निकल कर आ जाएगा, F12 वेक्टर F12 पर लगने वाला बल हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा वेक्टर R21 हो जाएगा कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर R21 इंटू R21 का यहाँ वेक्टर, एक सेकंड यहाँ वेक्टर नहीं देगा, यहाँ R21 का स्क्वायर, R21 का इंटू R21 क्या जाएगा हमारा हो जाएगा कैप, R21 कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम परिमाण ही तो लेंगे, तो R21 का हो जाएगा क्या यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, R21 का क्या जाएगा हमारा स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो हम जानते हैं क्या, यदि हमको क्या कोई वेक्टर लिखना है, वेक्टर को लिखना है क्या करेंगे, सॉरी हमको एकांक वेक्टर चाहिए। एकांक वेक्टर क्या करेंगे हम, उसके वेक्टर में क्या करेंगे, एकांक वेक्टर को उसके वेक्टर में क्या करेंगे, उसके परिमाण से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो हमारा वेक्टर A बटे हमारा क्या जाएगा A हो जाएगा। तो हमारा F12 यहाँ से F12 वेक्टर F12, तो एकांक वेक्टर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 बटे हमारा क्या जाएगा R21। तो हम क्या कहते हैं उसके वेक्टर को क्या करेंगे, उसके परिमाण के अनुपात में लिखते हैं एकांक वेक्टर को। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा F12 वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब, R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। तो हमारा क्या आ गया, सदिश रूप में हमने इसको लिख दिया। अब मान लेते हैं क्या, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या दो आवेश हैं, दो आवेश क्या Q1 और Q2 हैं, Q1 और Q2 हैं। एक दूसरे से कितने दूरी पर, R दूरी पर हैं, एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं हमारा R दूरी पर है। तो यदि क्या करें Q1 के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है, वहाँ पर Q2 के द्वारा Q1 पर लग रहा है, यदि बल क्या हो Q1 के द्वारा Q2 पर लगे, तब यदि बल क्या हो रहा है Q2 के द्वारा, अगर बल क्या हो Q1 पर Q2 के द्वारा बल लगे तब, अब Q2 पर क्या हो रहा है बल लग रहा है, अब यहाँ पर Q2 पर बल लग रहा है, तो यहाँ पर इसकी दिशा कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ये हमारा हो जाएगा R12 2 पर बल लग रहा है क्या, 1 के द्वारा 2 पर बल लग रहा है। तो 1 से 2 की Q1 आविष्कार क्या Q1 से Q2 की ओर क्या यहाँ पर दिशा को प्रदर्शित करा गया है। तो यहाँ पर Q1 से Q1 की ओर सदिश है हमारा क्या है, ये Q1 से हमारा जो यहाँ पर R21 है, R21 है जो क्या हमारा Q1 से Q2 की ओर सदिश है। तो R21 क्या हमारा Q1 से Q2 की ओर सदिश है, और यहाँ पर इसकी दिशा हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ Q1 से Q2 की ओर हमारे क्या एकांक वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, कौन एकांक वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है क्या R12 कैप, R12 कैप। और हमारा जो बल लगेगा F2 पर लग रहा है किसके द्वारा, 1 के द्वारा बल लग रहा है। तो 2 पर क्या रहा है 1 के द्वारा हमें बल लग रहा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो F12 का मतलब क्या आ गया F21, तो
1 पर बल लग रहा है, पहले आवेश पर बल लगाया गया है, पहले आवेश ने क्या किया है F21, मतलब पहले आवेश ने बल लगाया, पहले आवेश ने बल लगाया, पहले आवेश ने बल लगाया है, आवेश ने बल लगाया है। पहले आवेश ने क्या किया, बल लगाया किस पर, दूसरे आवेश पर बल लगा है, दूसरे आवेश पर बल लगा है, दूसरे आवेश पर बल लगा है, बल लगा है। अब दूसरे आवेश पर क्या होगा, बल लगा है, तुम्हारा वेक्टर F21। तो F21 का मान निकालेंगे हम, तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम जानते हैं ए कैप बराबर होता है क्या, वेक्टर ए बटे मॉडुलस ए, बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए बटे ए। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हमारा आर कैप का मान, R12 कैप का मान हो जाएगा वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपान R12। तो हमारा अब यहाँ पर इसको आगे लिखेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, तो मान लेते हैं क्या हमारा एक दिया, क्या हमारा दिया है एक हमारा मूल बिंदु से हमारा क्या है, ये हमारा रखा गया है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक दो आवेश ले लेते हैं, दो आवेश हमने क्या किया, यहाँ पर दो आवेश हमने ले लिया, दो आवेश हम क्या करें यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोनों आवेश क्या है हमारे, मान लेते हैं क्या एक Q1 और Q2 आवेश ले लेते हैं, जो क्या है मूल बिंदु से रखे हैं, इनको क्या किया ज्यामितीय रूप में रखा गया यहाँ पर। तो मूल बिंदु से इन्हें क्या रखा गया, यहाँ पर मूल बिंदु से रखा गया है, यहाँ क्या मूल बिंदु है वो से क्या R दूरी पर हमारा Q1 है और R2 वेक्टर की दूरी पर क्या हमारा Q2 है। तो हमारे क्या है यहाँ पर मूल बिंदु से रखे हैं, हमारा क्या है मूल बिंदु O है, तो ये हमारा क्या है x अक्ष है और हमारा क्या y अक्ष है। तो मूल बिंदु से कुछ दूरी पर क्या किए यहाँ पर रखे गए हैं, तो मूल बिंदु से कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या किए गए रखे गए हैं, तो रखे गए हैं मूल बिंदु से। ये हमारा क्या है R1 वेक्टर क्या है इसका Q1 का क्या होगा स्थिति सदिश क्या होगा R1 हो जाएगा और Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा R2 वेक्टर हो जाएगा। तो हमारे क्या है यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा इधर जा रहा है, तब यदि क्या होगा दिशा Q2 से क्या Q1 की ओर दिशा हो तब, तो हमारा लिखेंगे क्या Q2 से Q1 की दिशा R21 2 से 1 की तरफ दिशा, तो R21 लिखेंगे। तो हमारा R21 यहाँ से निकालना है, तो R21 बराबर हमारा स्थिति सदिश R21 वेक्टर निकालना है, तो हमारा वेक्टर R21 यहाँ से निकालना है, तो क्या जाएगा R1 माइनस R2। ये तो हम क्या कहते हैं, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड है, ये हमारा निकालने का क्या, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो ये कैसे आया हम जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से हम चल रहे हैं क्या यहाँ से चले यहाँ गए और यहाँ से चले हम क्या यहाँ गए, और इसके क्या ये हमारा क्या होगा परिणामी सदिश हो गया, R1 क्या हमारा परिणामी सदिश हो गया। तो हमारा हमने क्या किया R2 से चला और प्लस R21 प्लस R21 और इसका परिणामी क्या होगा हमारा हो गया R1, परिणामी हो गया वेक्टर R1। तो हमको क्या निकालना R21 निकालना, तो R21 को लिखने यहीं रहने देंगे, R21 यहीं रहने देंगे और हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 यहीं पर क्या है
अधिक वाले ऊपर वाले लास्ट में क्या है पहले वाले घटा देंगे और हमारा क्या होगा वही मिलकर आ गया। तो हमारा क्या ये बेसिक है और हमारा क्या है एडवांस है। तो हम एकदम शानदार तरीके से अब इतना करने के बाद अब हम इसको सदिश रूप में थोड़ा सा और एक पॉइंट इसको क्या है अब इधर से हमने देखा था, अब आइए थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। यदि मान लेते हैं क्या यह यहाँ पर स्थित है, ये हमारा क्या मूल बिंदु से मान लेते हैं क्या r दूरी पर कोई सदिश स्थित है, यहाँ पर कोई सदिश है, यहाँ पर क्या यहाँ पर कोई सदिश क्या है, यहाँ पर कोई वेक्टर q आवेश q1 है और यहाँ पर क्या है आवेश q2 है। तो यहाँ पर दिशा हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मान लेते क्या यहाँ पर q1 और q2 आवेश रखे हैं। तो मान लेते क्या इसकी स्थिति सदिश क्या है हमारा यहाँ से r1 है, यहाँ से स्थिति सदिश निकालते हैं, एक सेकंड, यहाँ से r1 हो गया, यहाँ से r2 हो गया। तो r1 ये हमारा क्या है वेक्टर r1 है, इसकी q1 की स्थिति r1 और इसका q2 को वेक्टर r2। तो ये क्या है यहाँ से q1 से दिशा क्या q2 की तरफ, यहाँ सदिश क्या है q1 से q2 की तरफ मानते हैं। तो हमारा क्या जाएगा r1 2 1 से 2 की तरफ क्या ये आ गया यहाँ पर दिशा दी गई है। तब यहाँ पर हमारा r1 प्लस r2 बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2 बराबर, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए तो हमारा क्या r12 का मान निकालना है वेक्टर r12। यहाँ पर क्या हमको r12 का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम r2 माइनस क्या कर देंगे r1 कर देंगे, तो r2 माइनस r1 कर देंगे। तो यहाँ पर r2 माइनस क्या करेंगे r1 कर देंगे, r2 माइनस r1 करेंगे तब। तो हमारा r2 माइनस r1 कैसे आया, तो यहाँ पर हमारे क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख रहे हैं क्या, यहाँ से हम जा रहे हैं क्या यहाँ पर, यहाँ से क्या इधर जा रहे हैं। तो हमारा r1 गए r1 प्लस r12 प्लस r12 और हमारा क्या होगा परिणामी हो गया, ये हमारा क्या होगा परिणामी हो गया। तो जाएगा कितना r2, तो हम r2 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा r12 वेक्टर हो जाएगा r2 माइनस r1। तो ये तो हमने क्या था अब ये बेसिक हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिक कंप्लीट कर लिया तो ये सब आपको एग्जाम में पूछेगा तो क्या सदिश रूप में लिखने के लिए ये सब चीज़ें लिखना नहीं है, बस ये आपके लिए क्या थे समझने के लिए थे। तो अब आप पहुंच चुके हैं एकदम एडवांस लेवल पर 5-7 मिनट में। अब क्या करेंगे हम सदिश रूप में आपको लिख कर दिखा देने वाले हैं। तो 5-7 मिनट में आइए सदिश रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं। तो हमने क्या किया दो आवेश ले लिए, एक आवेश क्या है q1 है और एक आवेश हमने क्या ले लिया q2 ले लिया। तो एक सेकंड हमने क्या किया q1 और q2 दो आवेश ले लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर हमने क्या किया दो आवेश ले लिया, इसको थोड़ा कलर, तो हमने दो आवेश ले लिए q1 और q2। ये हमारा क्या ये आवेश हमारा q1 है और ये हमारा आवेश क्या है q2। हमने दो आवेश ले लिए, हमने क्या किया दो आवेश ले लिया। अब दो आवेश लेने के बाद इनके स्थिति सदिश हम निकालेंगे। तो इनके स्थिति सदिश हमारे हो जाएंगे कितना, इसके स्थिति सदिश हो जाएंगे मूल बिंदु से हमारा क्या होगा इसका स्थिति सदिश r1 हो जाएगा और इसका स्थिति सदिश क्या होगा हमारा r2 हो जाएगा। तो हमारा इसका स्थिति सदिश क्या r1 है वेक्टर r1 और इसकी स्थिति सदिश क्या हमारा वेक्टर r2 है। तो ये हमारा क्या ये x अक्ष है और ये हमारा क्या y अक्ष है और हमारा क्या मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से क्या r1 दूरी पर क्या हमारा स्थिति सदिश हो गया। अब हमारा q1 के द्वारा q2 पर जो बल लगेगा, q1 के द्वारा हमारा क्या रहा है q2 पर बल लग रहा है, q1 के द्वारा q2 पर जब बल लगेगा तो q1 के द्वारा q2 पर बल, q1 के द्वारा क्या रहा है q2 पर बल लग रहा है। तो यहाँ पर q1 के द्वारा q2 पर बल लग रहा है तो हमारा ये हो जाएगा क्या F2 पर बल लग रहा है किसके द्वारा 1 के द्वारा F2 1। तो F2 1 लग रहा है तो यहाँ पर इसकी दिशा क्या हो जाएगी हमारी, इसकी दिशा हो जाएगी कितनी R12, इसकी दिशा हो जाएगी 1 से 2 की तरफ R12। अब यहाँ पर बल इधर लगा है। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब हमारा क्या लगेगा यहाँ पर Q2 से Q1 की तरफ,
Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है। अब Q2 के द्वारा क्या रहा है, Q1 पर बल लग रहा है। अब Q2 के द्वारा क्या रहा है, Q1 पर बल लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा F21 2 सॉरी तो 1 पर लग रहा है ना, 1 पर बल लग रहा है 2 के द्वारा, तो F12 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा बल, तो इधर हो जाएगी दिशा। और इसका स्थित सदिश निकालेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के जाए कितना, हमारा इसकी दिशा ये क्या हमारा R21 2 के द्वारा क्या रहेगा 1 पर बल लग रहा है, क्या R21 हो जाएगा। तो अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बेसिक के साथ समझाते हुए आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा R1 क्या है, R1 हमारा वेक्टर R1 क्या है, तो वेक्टर R1 हमारा Q1 का स्थित सदिश, Q1 का स्थित सदिश और यहाँ पर वेक्टर R2 क्या है हमारा Q2 आवेश का, यहाँ पर बीच में आवेश छूट गया, Q2 आवेश का स्थित सदिश, Q2 आवेश का स्थिति सदिश Q2 आवेश का क्या स्थिति सदिश। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारा F12 बल का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो F12 पर जो लगेगा बल, F12 पर लगने वाला बल, इसका स्थिति क्या R21 है, तो इसका स्थिति सही क्या R21 है, तो R21 हमने लिख दिया। तो अब उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा वेक्टर F12 का मान निकालें, क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप को लिख सकते हैं कितना, हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 बटे R21। तो अब इसको लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। तो वेक्टर R21 तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R21 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F12, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R21 को लिख सकते हैं कितना, हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, अधिक वाले में से R1 माइनस R2 का होल क्यूब, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्या हम क्या करेंगे मॉडुलस निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर R21 को लिख सकते क्या R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस क्या वेक्टर R2। अब यहाँ पर हमारा क्या ये सदिश रूप में हो गया। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे F21 वेक्टर F21 का मान निकालेंगे हम, F21 2 के द्वारा 2 पर बल लगा रहा किसके द्वारा 1 के द्वारा लगाए गए बल को निकालेंगे, तो यहाँ से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R21 क्या होगा हमारा हो जाएगा R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसमें क्या है सीधे वही लिखते चले जाएंगे F21। तो अब आप तो क्या हो चुके हैं एक्सपर्ट हो चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर। अब R21 कैप को हम लिख सकते हैं क्या वेक्टर
वेक्टर R12 अपन R12 क्या करेंगे, वेक्टर एकांक वेक्टर का मान निकालने के लिए वेक्टर में क्या करेंगे, हम उसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा F21, वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R12 को लिख सकते क्या, R2 माइनस R1। तो हमारे क्या ये मॉडुलस का क्या जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक सेकंड ये हमारा अभी तो हमने एडवांस एक लाइन छोड़ देना, R12 का क्यूब इंटू वेक्टर R12 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं लास्ट में F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R12 का क्यूब लिख सकते हैं कितना, R2 माइनस R1 मॉडुलस का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा निकल के आ जाएगा F12 वेक्टर F12 बराबर होता है माइनस F21। F12 क्या होता है, माइनस F21 होता है। कैसे होता है, चूँकि हम जानते हैं कितना होता है R21 कैप को हम लिख सकते हैं माइनस R12 R12, क्योंकि क्या है दोनों की दिशा विपरीत है। या लिख सकते हैं R12 कैप को लिख सकते हैं कितना, माइनस R21 कैप। तो ये क्या एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये दिशा क्या है यहाँ पर, विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों बल, कह सकते हैं कि अतः दोनों बल, अतः दोनों बल, अतः दोनों बल दोनों आवेशों के द्वारा, अतः दोनों आवेशों के द्वारा लगाया गया बल, अतः दोनों आवेशों के द्वारा, दोनों आवेशों के द्वारा लगाया दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल, द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल, एक दूसरे पर लगाया गया बल, बराबर परंतु विपरीत है। बराबर तो है लेकिन क्या है, विपरीत है। बराबर परंतु विपरीत है। बराबर है परंतु क्या विपरीत है। तो कह सकते हैं अतः कूलाम बल, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम का क्या कहता है, पालन करता है। तो कह सकते हैं अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का, यानी कोई वस्तु किसी वस्तु पर जितना बल लगाती है वो वस्तु भी क्या उसी वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पालन को क्या कहते हैं, नियम को पालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, तीसरे नियम का पालन करता है। तो अतः कूलाम का नियम क्या करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप सदिश रूप लिखना सीख गए होंगे। तो यदि आपने वीडियो को लास्ट देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए ये होमवर्क है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो इसका आंसर हमें क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए।
और एक और क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम दो अलग अलग आवेश एक दूसरे पर कुछ दूरी पर y में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। 1 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम के क्या हैं, दो आवेश एक दूसरे से क्या हैं, कुछ दूरी पर हैं, तो y में स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात हमें क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। यदि आपने सेशन को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकदम शानदार तरीके से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस चैप्टर का आनंद दिलवा रहे हैं। तो आप आनंद लेने के लिए तैयार रहिए और शानदार तरीके से पूरे वीडियो को देखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।